दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2024 के अति महत्वपूर्ण घटनाओं का करंट अफेयर्स। इसमें उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है जिन पर आपको विशेष फोकस करना है और अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि केवल इस वीडियो से आपकी परीक्षा में 15 से 20 प्रश्न संभावित हैं। इसलिए आप इसमें शामिल सभी प्रश्नों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को रट लीजिए। ये वीडियो विशेष रूप से आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2024 के अंतर्गत वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार संकलन। सबसे पहले इसमें हम राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो याद रखिएगा 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच। 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का ये 10वां संस्करण था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच किया गया और 2024 में ये वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस यानी पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो उत्तर है पोइला बैशाख यानी बंगाली नव वर्ष का प्रथम दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना 1 जनवरी 2024 को जारी की है और ये पोइला बैशाख यानी बंगाली नव वर्ष के प्रथम दिन मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत यानी स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये गीत है बांग्लार माटी बांग्लार जल। ये गीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन या इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? तो सूरत हवाई अड्डा गुजरात को 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। तो याद रखिएगा ये है सूरत हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी कानपुर में। कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी में भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? तो ये हैं महुआ मोइत्रा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ये सांसद हैं और इनको कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि महुआ मोइत्रा कृष्णानगर पश्चिम बंगाल लोकसभा सीट से सांसद थीं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो 3 दिसंबर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में जो है 422.2 हो गई है, यानी अपराध में 2021 की तुलना में 2022 में कमी आई है। और प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? तो याद रखिएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में। दोस्तों, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल, इसका अनावरण गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब और इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो आप जान लीजिए, इस हॉस्पिटल को या इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को भीष्म परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है नवंबर 2023 में? तो उत्तर है प्रधानमंत्री जन मन योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन मन योजना ये विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण योजना है और इसके लिए आपको जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ये प्रधानमंत्री जनमन योजना का पूर्ण रूप है और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विशेष रूप से संवेदनशील जातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना को मंजूरी दी गई है। अगला है, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति संभावित है। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में 29 नवंबर 2023 को किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो ये महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो एम्स देवघर झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है 30 नवंबर 2023 को। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम। अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो ये 17 से 30 दिसंबर 2023 के मध्य काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण आयोजित किया गया है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम का आयोजन, ये दूसरे चरण का आयोजन किया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें आपसे पूछा गया है कि गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो याद रखिएगा, घोल मछली। घोल मछली को गुजरात राज्य द्वारा अपना स्टेट फिश या राज्य मछली घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, केरल को। और विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिद्धपेट तेलंगाना में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथी SATHEE साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका पूर्ण रूप है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये है साथी पोर्टल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्नि केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। अग्नि का तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अग्नि पहल दोस्तों केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अगला प्रश्न है, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो खूंटी झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा यूपी स्पेशल खंड के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये आप सभी के लिए दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्न है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 ये चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो ये है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन का लक्ष्य है। अगला है, देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इटावा में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का अनावरण या लोकार्पण किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो ये गोंडा में 22 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो ये सावरिया सेठ मंदिर का दौरा किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, भोपाल, मध्य प्रदेश। ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना ये भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम है नमो भारत। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को नमो भारत नाम दिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के द्वारा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान शुरू किया गया है। और ये अभियान संगठित साइबर अपराध के खिलाफ प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। और ये स्मारक 1857 की क्रांति से संबंधित है। सामऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय, गांधीनगर, गुजरात। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो ये मेरा युवा भारत। और उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो गांगेय डॉल्फिन या गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो तट मंदिर, तमिलनाडु। दोस्तों, ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है तो राजस्थान है। और आप जानते हैं कि देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो देश की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच, मध्य प्रदेश में रखी गई है और इसकी क्षमता 1440 मेगावाट है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोनक झील किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण लोनक झील ये सिक्किम राज्य में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो ये परियोजना आप जान लीजिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तृत है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो खंड है उसके चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, पहला नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो याद रखिएगा, नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है और पहला नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है।
अगला प्रश्न है पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो पुराने संसद भवन के स्थान पर एक नए संसद भवन, उसके बदले में एक नया संसद भवन निर्मित किया गया है और पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य के स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया। तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया। तो दोस्तों 20 सितंबर 2023 को, और इस विधेयक को राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया और ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। तो ये मिथुन को। और केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो ये है विश्वकर्मा योजना। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो ये यशोभूमि है। और MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप है बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां, यानी मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। अगला है किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है। उत्तराखंड राज्य ने। और भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये है प्रोजेक्ट नमन। याद रखिएगा, ये भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है। तो वर्ष 2025-26 तक उज्ज्वला योजना को विस्तारित करने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। तो पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे पर आगरा और तीसरे पर ठाणे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहर हैं, इंदौर, आगरा और ठाणे। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी दी है। तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। तो सरयू नदी में। और उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये चित्रकूट में बनाया जा रहा है ग्लास स्काई वॉक। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है। तो सितंबर 2023 में गांधीनगर गुजरात में आभासी यानी वर्चुअल रूप में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित हैं। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। तो डोनाल्ड टस्क ने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई। तो एक संस्था है मर्सर, इसके द्वारा। और रैंकिंग में कुल 241 शहरों को शामिल किया गया और इस सूची में या क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में शीर्ष 3 शहर, पहले पर वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, दूसरे पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का शहर है और तीसरे पर ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। ये मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष 3 शहर हैं। और रैंकिंग में कुल 7 भारतीय शहरों को भी शामिल किया गया है। ये शहर हैं रैंक 153 पर हैदराबाद तेलंगाना, 154 पर पुणे महाराष्ट्र, 156 पर बंगलुरु कर्नाटक, 161 पर चेन्नई तमिलनाडु, 164 पर मुंबई महाराष्ट्र, 170 पर कोलकाता पश्चिम बंगाल और 172 पर नई दिल्ली है।
अगला प्रश्न है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी GRCA कहाँ लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा दुबई में COP28 के दौरान ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया है। इस अलायंस में भारत समेत 11 देश शामिल हैं और इस अलायंस में शामिल देश भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका हैं। ये है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। अगला प्रश्न है किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। और किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच? तो दोस्तों विलियम समोई रूटो केन्या के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 5 से 8 दिसंबर 2023 के बीच। और महत्वपूर्ण ये है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए जो इंटर गवर्नमेंटल समिति है ये कसाने बोत्सवाना में आयोजित किया गया। इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देख लीजिए दोस्तों इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? तो गरबा को। और गरबा आप जानते हैं गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली गरबा भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये 15वीं है। इसके पहले 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है इसमें अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा टेलर स्विफ्ट जो कि अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। अगला है CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो सैम आल्टमैन ओपन AI के CEO हैं सैम आल्टमैन। इनको टाइम पत्रिका द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। और इसी तरह एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये हैं लियोनेल मेसी प्रसिद्ध फुटबॉलर। अगला प्रश्न है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स के द्वारा। सूची में शीर्ष 3 महिलाएं पहले स्थान पर उर्सुला वान डेर लेयन हैं जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। दूसरे स्थान पर आप देखिए क्रिस्टीन लेगार्ड हैं, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। और तीसरे पर कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं भारतीय मूल की। और फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 महिलाओं को। इनके नाम हैं निर्मला सीतारमण जो है पहले स्थान पर भारतीय महिलाओं में, रोशनी नाडार मल्होत्रा जो है दूसरे, सोमा मंडल तीसरे और किरण मजूमदार शाह चौथे स्थान पर हैं। लेकिन ये अगर जो वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो निर्मला सीतारमण की समग्र रैंकिंग 32 यानी 32वीं है, रोशनी नाडार मल्होत्रा की 60वीं, सोमा मंडल की 70वीं और किरण मजूमदार शाह बायोकान की इनका 76वां रैंकिंग है फोर्ब्स की 100 महिलाओं की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। अगला प्रश्न है किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है? तो स्वीडन के साथ। और लीड IT 2.0 का नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लीड IT क्या है? तो भारत और स्वीडन के द्वारा संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया गया है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। अगला है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो भारत को। और भारत 2024-25 के द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में चुना गया है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जान लीजिए जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया।
सूचकांक में जो है 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। और इस सूची की महत्वपूर्ण विशेषता ये है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की कि इसमें प्रथम 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश जो है प्रथम 3 स्थानों को छोड़ दिया गया है। रैंक 4 पर डेनमार्क है, 5 पर एस्टोनिया और 6 पर फिलीपींस है। और सूचकांक में भारत की स्थिति 7वीं है और इसका स्कोर 70.25 है। तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत की रैंक 7वीं है और शीर्ष स्थान जो कि चौथा रैंक है वो डेनमार्क का है। अगला प्रश्न है किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के द्वारा। और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रही है? तो ये 22% हिस्सेदारी केवल G20 की रही है, G20 देशों की रही है। अगला है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो ये भारत के सहयोग से ये पहल COP28 शिखर सम्मेलन में दुबई में लॉन्च की गई है ग्रीन राइजिंग पहल। अगला प्रश्न है WISE यानी वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो 28 से 29 नवंबर 2023 को दोहा कतर में वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। वाइज का पूरा नाम है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन और इसका थीम था रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास यानी क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फर्निशिंग इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो सफीना हुसैन को, जो कि पहली भारतीय महिला हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? तो ये कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व के 8वें आश्चर्य के रूप में नामित हुआ है। अगला प्रश्न है अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो नवंबर 2023 में जोसेफ बोकाई को दोस्तों लाइबेरिया का राष्ट्रपति चुना गया है, याद रखिएगा। और एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को USA में एपेक लीडर वीक 2023 आयोजित किया गया है। इसका थीम है सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। अगला प्रश्न है लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो 17 नवंबर 2023 को डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिथिली आया था। इसका नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया था और मिथिली चक्रवात से भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कि इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? इनोवेशन हैंडशेक कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में। इसका उद्देश्य है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। तो याद रखिएगा इनोवेशन हैंडशेक जो कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है समर्पित है। इसका अनावरण सैन फ्रांसिस्को में किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हुआ है? तो ये रूस है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो क्वार्ली साइमंड यानी क्यूएस के द्वारा, और ये इसका 16वां संस्करण है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान एशिया के अंदर भारत के हैं 148, और रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय है। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान पर स्थित जो संस्थान है वो आईआईटी बॉम्बे है, जिसकी समग्र रैंकिंग 40वीं है। अगला प्रश्न है, किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी आईईपी के द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो ये जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण जो है 17 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की गई है। क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई। अगला है, पारे पर मिनीमाटा कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और एक और महत्वपूर्ण है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? तो हमने अभी पढ़ा था इटली ने किया था, और फिलीपींस ने भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 जो कि यूके की मेज़बानी में आयोजित किया गया था, इसमें कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 28 देशों ने। और इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? ब्लेचली घोषणा यानी ब्लेचली डिक्लेरेशन, इसका नाम दिया गया है। प्रथम ग्लोबल एआई यानी प्रथम ग्लोबल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 ये यूनाइटेड किंगडम की मेज़बानी में आयोजित हुआ है, और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए 28 देशों ने इस पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यानी यूसीसीएन में शामिल किया गया है? तो 55 शहरों को। इसमें भारत के 2 शहर ग्वालियर और कोझिकोड हैं। ग्वालियर संगीत और कला के क्षेत्र में, और कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में ग्लोबल यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 11 देशों ने। इन 11 देशों में बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र, इस पर 11 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, इसमें भारत शामिल है। और नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया? बोगोटा, कोलंबिया में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा नेटवर्क यानी ICN, इसके संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य बना है। और स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो 25 अक्टूबर 2023 को रॉबर्ट पिको को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हरिकेन ओएटिस ने कहां पर तबाही मचाई है? तो अलापुल्को, मैक्सिको में हरिकेन ओटिस ने तबाही मचाई।
अगला है किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये संस्था है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? तो भारत ने। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का सूची में शामिल किया गया है? तो ये है धोरडो गांव, गुजरात। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए अति संभावित प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा जो समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई, इसमें भारत के गुजरात के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो डेनियल नोबोआ ने। और अगला प्रश्न है किस संस्थान ने 1GCIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो आप जान लीजिए कि ये संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। GCIAR क्या है? तो ये खाद्य सुरक्षित भविष्य के लिए वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है और इसमें शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये है ऑपरेशन अजय। इजरायल और हमास यानी फ़लस्तीन के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। अगला है अक्टूबर 2023 में भारत भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना है? तो ये फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य बना है IPC यानी भारतीय भेषज संहिता आयोग। अगला प्रश्न है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो सामिया सुलूह हसन इन्होंने 8 से 10 अक्टूबर 2023 के बीच भारत की यात्रा की और ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो कि अक्षरधाम मंदिर है, अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है इजरायल ने फ़लस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वाडर्स। और देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है इस सूची में। तो याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वनुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चार्लोट साल्वाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2023 को इस अवसर पर ह्यूस्टन टेक्सास USA यानी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला है भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो मेरीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया?
तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इस सूची में 132 देशों को रैंकिंग दी गई। वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत 40वें स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया, तो ये 78वां सत्र था। 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इस सूचकांक में यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, ये शीर्ष स्थान पर है। और कौन सा भारतीय संस्थान वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु है। अगला प्रश्न है किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की है, तो I2U2 ने। और किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो याद रखिएगा साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर माली, बुर्किना फासो और नाइजर के द्वारा किया गया है। इस समझौता की घोषणा माली की राजधानी बमाको में की गई है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यानी UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, सऊदी अरब के रियाद में। और बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, तो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिरों को विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थलों की सूची में। होयसल मंदिर समूह कर्नाटक में है। और भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, तो अब भारत के 42 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया, तो 17 सितंबर 2023 को अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो ये शहर है केंटकी का लुइसविले। याद रखिएगा लुइसविले शहर के द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और ये सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा, तो 3 सितंबर को। दोस्तों लुइसविले में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया गया जो कि अमेरिका का शहर है। अगला प्रश्न है लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है, तो ये सितंबर 2023 में लीबिया में डेनियल तूफान ने तबाही मचाई। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों यानी बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई, तो ये US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। और 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में पहले स्थान पर है। और इस सूची में भारत 30वें स्थान पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ये US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है और इसमें स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, भारत की रैंकिंग 30वीं है। अगला प्रश्न है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया है, तो 9 सितंबर 2023 को। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए मिनटमैन 3 मिसाइल, तो ये अमेरिका के द्वारा। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है, तो ये ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण अमेरिका द्वारा 6 सितंबर 2023 को किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है, तो तिमोर लेस्ते में। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ललितपुर नेपाल में 1 से 3 सितंबर 2023 के बीच काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया। और महोत्सव में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा जकार्ता इंडोनेशिया में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 जारी की गई।
और इसमें कुल 64 देश शामिल हैं। पहली रैंक स्विट्जरलैंड की है 100 स्कोर के साथ, और विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की 56वीं रैंक है 56। अब आइए आर्थिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम जिसका नाम भारत टेक्स 2024 है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब? तो ये 26 से 29 फरवरी 2024 के बीच। भारत टेक्स यानी टेक्सटाइल का शॉर्ट फॉर्म टेक्स 2024 नई दिल्ली में 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित होना है। अगला प्रश्न है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम कार्यालय यानी UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो अफीम का शीर्ष उत्पादक देश म्यांमार है। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, दोस्तों देखिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली जो है लिस्ट जारी की गई है। शीर्ष 2 ब्लॉक जो है, पहला तिरयानी ब्लॉक है, ये कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना का है, और दूसरा कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, ये कौशाम्बी जो ब्लॉक है उत्तर प्रदेश का, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल यूपी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में, और जो है शीर्ष आकांक्षी ब्लॉक में केवल 2 ब्लॉक चुने गए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला है, किसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदुकुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है? तो ये एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने। और इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? तो ये नेपाल और भूटान को। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। अगला है, किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की? तो UNCCD ने। और ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो उत्तर है 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और ये फूड एक्सपो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आयोजन के क्रम में 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 था जो लखनऊ में आयोजित किया गया, और इस एक्सपो का भागीदार देश वियतनाम था। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कटक ओडिशा में। और किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है। और ये सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, सहारनपुर में। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में। हैमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। और यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण आयोजन स्थल हैं। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 चेन्नई तमिलनाडु में, हैमफेस्ट इंडिया साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में, और यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया बिजनेस समिट 2023 लंदन में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। और इसमें हरमनप्रीत कौर खेड़ श्रेणी में, दिया मिर्जा मनोरंजन श्रेणी में, जेत सुनमा तेंजिन पालमो संस्कृति और शैक्षणिक श्रेणी में, और आरती कुमार राव को जलवायु पायनियर श्रेणी में इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन
कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। और इस संस्थान ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिलांग मेघालय में। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष चुना गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम है फ्यूचर कोल, द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। अगला प्रश्न है, विश्व ऊर्जा रोजगार यानी वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। WEE रिपोर्ट का ये कौन सा संस्करण है? तो विश्व ऊर्जा रोजगार का ये दूसरा संस्करण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विश्व एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है। अगला है, किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। और संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सिडबी के द्वारा दोस्तों संपूर्ण नामक सूचकांक जारी किया है। और सिडबी ने ये सूचकांक जोकोटा के साथ मिलकर बनाया है और ये सूचकांक MSME के आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है। और इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट का इस रिपोर्ट का थीम है कनेक्टिंग द लास्ट माइल। अगला है, किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की? तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। और ये इसका 42वां संस्करण था। इस मेले के पार्टनर राज्य बिहार और केरल थे और फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश थे। अगला प्रश्न है, इनकोर। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इनकोर ENCORE का विकास भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। इसका पूर्ण रूप है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। और ये इसका 6ठा संस्करण था इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का, जो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? तो खाद्य और कृषि संगठन ने। अगला है, क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो UNDP के द्वारा 6 नवंबर 2023 को क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया? तो नाइट फ्रैंक ने। इस सूची में प्रथम स्थान पर मनीला फिलीपींस का शहर पहले स्थान पर रहा। और ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में जो है शीर्ष भारतीय शहर मुंबई है, जिसका ओवरऑल रैंकिंग 4 है। अगला है कि एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया? तो 119 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और शीर्ष दानदाता में पहली रैंक किसको मिली है? तो HCL टेक्नोलॉजीज़ के शिव नाडार को परोपकार सूची 2023 में पहली रैंक मिली है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बांड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बांड को सूचीबद्ध किया है? तो इंडिया एक्जिम बैंक यानी इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने। और एक और महत्वपूर्ण आयोजन है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। अगला है, किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने।
एक और है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 किस संस्था ने जारी किया है, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने। और ये रिपोर्ट प्रवासन और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में प्रवेश या समावेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की, तो आप जानते भी हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2023 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, तो ये 80 से 73% होने का अनुमान है जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी। अगला है भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। और किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशंस रिपोर्ट जारी की है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने। और वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये है नार्ड लेयर के द्वारा वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 जारी किया गया है। और इसमें कुल 108 देश शामिल हैं। सूची में प्रथम स्थान डेनमार्क का है और भारत की 64वीं रैंक है। तो ये रिपोर्ट एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक। इसमें 108 देशों में भारत की 64वीं रैंक है। अगला प्रश्न है आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई, तो ये भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हुई है, तो ये 37% हो गई है। अगला प्रश्न है केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2023 को इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या अब 16 हो गई है। अगला प्रश्न है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है, तो मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट ने। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नीदरलैंड है और विश्व वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत 45वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है, तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क को टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए अधिसूचित किया गया है। और इन योजनाओं को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नोटिफाई किया गया है। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है, तो 3%। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी होगी, तो ये 6.3% रहने का अनुमान है भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर। अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की है, तो फोर्ब्स द्वारा। और इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल हुई है, तो NTPC को इसमें स्थान मिला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची में 261वां स्थान। अगला प्रश्न है विश्व के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई, तो यूरोपीय संघ के द्वारा। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट यानी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। और अंकटाड के इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो ये 6.6%। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, तो 6.2%। और रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक विकास दर 2.4% होने का अनुमान है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत इकाई ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया है। और ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान यानी IIPS के सहयोग द्वारा जारी की गई है। अगला है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने।
हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एयर इंडिया के द्वारा। याद रखिएगा, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अफ्रीकी संघ ने। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टाइम मैगजीन द्वारा 2023 के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई है? तो 12 सितंबर 2023 को। और टाइम की इस सूची में विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में पहला स्थान माइक्रोसॉफ्ट को मिला है। भारत की शीर्ष कंपनी इन्फोसिस है, जिसको 64वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो क्रिप्टो एडाप्शन सूचकांक चैनालिसिस के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 154 देश शामिल हैं और ये इसका चौथा संस्करण है। इसमें प्रथम स्थान भारत को मिला है। अगला प्रश्न है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। और 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 14वां संस्करण। अगला प्रश्न है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, याद कर लीजिए, 10 से 13 सितंबर 2023 के बीच व्लादिवोस्टोक रूस में आयोजित किया गया है। अगला है, ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए दोस्तों, किस देश के साथ भारत ने पहली बार जो है पेपरलेस लेन देन का संचालन किया है ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा? तो सिंगापुर के साथ भारत ने दोस्तों, आप जान लीजिए कि पहली बार भारत ने सिंगापुर के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ये। किस दिन को उत्तर प्रदेश द्वारा व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया है? तो 29 जून को प्रतिवर्ष भामाशाह की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण कहाँ किया गया है? सोलर इलेक्ट्रिक बोट, तो ये अलापुझा केरल में। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम बाराकुडा है। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? तो IIT मद्रास ने। और अमृत का पूरा नाम आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो चीन ने। और किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? दिसंबर 2023 में चीन ने सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला शुरू किया है। और ये पृथ्वी तल से कितने मीटर की गहराई पे है? लगभग 2400 मीटर की गहराई पर ये प्रयोगशाला स्थित है। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज करना। अगला है, साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो साइप्रस से। और इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो याद रखिएगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल में साइप्रस से लाए गए साइबेरियन बाघों को रखा गया है। इनके नाम हैं लारा और अकामास। अगला है, ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो मेटा और IBM ने दोस्तों ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला है, किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया है? तो चीन के द्वारा। और विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जापान में। दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन शुरू हुआ है संलयन, जो कि महत्वपूर्ण है। और इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम JT60SA है।
जापान और किसके बीच की ये संयुक्त परियोजना है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर जो जापान के द्वारा शुरू किया गया है, जापान और यूरोपीय संघ के बीच की ये संयुक्त परियोजना है। इसका नाम है JT60SA। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ईरान ने। और किसने निम्न भूकक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण के लिए सैटेलाइट इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसका नाम है TSAT-1A। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकीनेश के उपग्रह का नाम क्या रखा है? तो ये है सेलम। और किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 के लिए रिपोर्ट जारी की है? तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी ने NI ऑन मीथेन शीर्षक से 2023 रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग तापमान में 30% योगदान है। अगला है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में USA पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे स्थान पर और फिनलैंड जो है तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है कि सूचकांक में ग्लोबल रेडीनेस इंडेक्स में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा भारत की रैंक इसमें 60 है। अगला है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। और इसमें शीर्ष 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और सिंगापुर हैं। और इसमें भारत 49वें यानी 49th रैंक पर है जो है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में। अगला है, पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से ये परीक्षण सी किंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया है, पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल। अगला है, विश्व के पहले एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। इस संयंत्र का नाम क्या है? अल दफरा सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना। ये दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है जो कि अबू धाबी में स्थित है। अगला है, किस देश ने स्पर्म व्हेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये डोमिनिका ने। किस देश ने सिकल सेल रोग और थैलीसीमिया के इलाज के लिए विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो यूनाइटेड किंगडम ने। और किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नासा ने। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? तो ये पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार जो है इसका फुल फॉर्म है। अगला है, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? तो इसका नाम है सुदर्शन। और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा मिला है? तो ये रूस से मिला है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो अकेलेपन या लोनलीनेस को। और इससे निपटने के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका और चिडो मेम्बा अफ्रीकी संघ के हैं। इनके नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया है क्योंकि WHO द्वारा अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है। अगला है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता दी गई है? तो अमेरिका द्वारा। चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या है? तो इसका नाम है इस्चिक। और वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दोस्तों ये वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की गई है। और सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश भारत 27%, इंडोनेशिया 10% और चीन 7.1%। तो वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 में जो WHO द्वारा जारी की गई है इसमें सर्वाधिक टीबी के मामले भारत में हैं। अगला है, विश्व के पहले मानव सदृश AI रिपोर्ट CEO का नाम क्या है? तो इसका नाम है मीका।
और इस एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इसको डिक्टाडोर के द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल प्लेटफॉर्म से है? तो ये एक्स जो कि पुराना नाम है ट्विटर का, और इसका जो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चैटबॉट, ग्रोक इसका नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। और ये किस मिशन के द्वारा तस्वीर जारी की गई है? तो ये यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के द्वारा विश्व के पहले ब्रह्मांड की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास था मित्र शक्ति। इसका आयोजन औंधपुणे में किया गया है। अगला है, किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है प्रलय। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है? तो कोस्टा सेरेना। याद रखिएगा, भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है? तो कोस्टा सेरेना। और काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश है। अगला प्रश्न है, किसने इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है? INFUSE। याद रखिएगा, इन्फ्यूज मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 TBD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये गगनयान मिशन का। और कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलियरियोसिस यानी LF का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है लाओपीडियार लाओस। याद रखिएगा, कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलियरियोसिस का उन्मूलन करने वाला देश बना है? तो ये लाओपीडियार लाओस है। और भारत ने किस वर्ष तक लिम्फोटिक फाइलियोरोसिस का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। याद रखिएगा। अगला है, भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा की मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है? तो ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत अब उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? तो ये है INS सागर ध्वनि। ये सागर मैत्री मिशन 4 है और इस पर INS सागर ध्वनि अनुसंधान पोत जो है उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार कौन से देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो ये मिस्र है। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए R21 मैट्रिक्स यम टीका जो है इसको मंजूरी दी गई है। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46 क्या है? तो ये एंजाइम है। PET46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए। PET का पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो ये WHO ने पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है। अगला प्रश्न है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया? तो सर्फ शार्क संस्था है, इसके द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इस सूचकांक में कुल 121 देशों को रैंकिंग दी गई है। इसमें शीर्ष स्थान पर फ्रांस है और इसमें भारत की रैंक 52वीं है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय स्थल सेना में शामिल किया गया है? तो 600 को। और स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो विभव के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मत्स्य 6000 क्या है? ये सितंबर 2023 में खबरों में रहा। मत्स्य 6000 क्या है? तो मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है
और ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? तो IIT बॉम्बे। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? तो एरोबोट के द्वारा सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन लॉन्च किया गया है। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों के बाद दिखा निशिमुरा क्या है? तो याद रखिएगा, ये 4 शताब्दियों के बाद सितंबर 2023 में दिखा निशिमुरा धूमकेतु है। और ये किस रंग का है? तो ये हरे रंग का धूमकेतु है। अगला है, सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो मंगल ग्रह पर। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो नासा के द्वारा। और किस उपकरण से ये ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो इसका नाम है मोक्सी यानी MOXIE। इसके द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो फ्रैंक रूबियो हैं। इन्होंने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 371 दिन बिताया है। तो ये सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं ISS पर। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया है? तो ये वायुसेना का त्रिशूल नाम से वार्षिक सैन्य अभ्यास था। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए क्योंकि ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम इंद्रजाल है। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम। अगला है, ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता पाई है? तो भारतीय आयल सार्डिन मछली के। और 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो ये जापान ने अपना चंद्र अभियान मून स्नाइपर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो ये गैलेक्स आई के द्वारा। याद रखिएगा, गैलेक्स आई है, ये स्पेस टेक स्टार्टअप है। इसके द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है। अगला है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 है इसका नाम। और अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया है? तो ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया है। अब महत्वपूर्ण संक्षिप्तियों यानी एब्रिविएशन पर आ जाते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, शॉर्ट में ही हम इनको देखेंगे। पहला है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों 17 से 20 जनवरी के मध्य इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में होना है। तो याद रखिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। अगला है, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो भारत के इंद्रमणि पांडे ने। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्नर काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है? उमा शेखर को। और भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो 3 अधिकारियों को, विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को। अगला है, किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। अगला है, इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को। और देखिए, साहित्य के क्षेत्र में 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को ये सम्मान उनके किस संस्मरण के लिए दिया जाएगा? तो यादें यादें और यादें के लिए।
अगला है सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो ये कैप्टन गीतिका कौल हैं। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम हैं। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है? तो पटना विश्वविद्यालय में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और इस महोत्सव का सहभागी राज्य था असम। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया गया था, सहभागी राज्य असम था। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? तो देवेन पारेख को। और देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये रिज, और रिज का संक्षिप्त रूप है करिश्मा। दोस्तों, रिज जो है ये करिश्मा यानी सौंदर्य का संक्षिप्त रूप है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो IIT मंडी हिमाचल प्रदेश को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कंचन देवी को। और भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। और भारत की पहली महिला एडी कैंप किसे नियुक्त किया गया है? ADC। तो स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारत की पहली महिला AD कैंप नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 दुबई UAE के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद अल रामसी को। भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2023 किसने जीता है? तो ये अक्षय मुकुल ने। अक्षय मुकुल को ये पुरस्कार राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइव्स ऑफ अ गे के लिए प्रदान किया गया है। अगला है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशिया का देश कौन है? तो ये नेपाल है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस USA को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो ये शब्द है ऑथेंटिक। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बंगलुरु कर्नाटक में। इस नेटवर्क की लंबाई 287 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी। और 25 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने LCA तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है। अगला है गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर मथवराज S, जो कि इसरो के युवा वैज्ञानिक हैं, इनको गोवा सरकार का पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है थ्रेड बॉय थ्रेड, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो सत्य सरन ने। और भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 22 से 24 नवंबर 2023 के बीच भारत जल प्रभाव सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वर्ष 2023 में भारत जल प्रभाव सम्मेलन का ये 8वां संस्करण था। 2023 के लिए इसका विषय था भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। अगला है पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दीप्ति बबूता हैं। तो याद रखिएगा, पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला दीप्ति बबूता हैं। दीप्ति बबूता ने ये पुरस्कार अपनी कृति भूख यूं सहलैन दी है के लिए जीता है। अगला है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियोस ने जीता है।
और सेनिस पलाशियोस ये निकारागुआ से संबंधित हैं। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो श्वेता शारदा ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला है साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता? तो फायर बर्ड ने, और इस पुस्तक के लेखक पेरुमल मुरुगन हैं। अगला प्रश्न है कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2023 में पुरस्कार जीता? तो 2 भारतीयों ने। और किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है? तो एकता कपूर ने। अगला है किस हास्य श्रृंखला की श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? तो वीर दास ने। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार, किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं बीना अग्रवाल। अगला है कि लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो नई चेतना 2.0 अभियान। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद गुजरात में 21-22 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला है गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो सुरेश वाडेकर को। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा सलमान रश्दी। और ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? द वैकलेव हैवेल सेंटर के द्वारा। याद रखिएगा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रश्दी को द वैकलेव हैवेल सेंटर के द्वारा दिया गया है। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो ये है एबेंडेंस इन मिलेट्स। ये पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है। इस गीत को किस श्रेणी में नामित किया गया है? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में इस गीत को शामिल किया गया है। और इस गीत को फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा इसको संगीतबद्ध किया गया है। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है ये गीत। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो प्रोफेसर अनुषा शाह को। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया हैं। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति किसे प्रदान किया जाना है? तो टी पद्मनाभन को। और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र मेनन को। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो सुरेश गोपी। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा दीनानाथ राजपूत को। और ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया? तो नंदिनी दास को। अगला है नौसेना का पहला NIB यानी नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। अगला है कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? AI का पूर्ण रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगला प्रश्न है ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो अक्टूबर 2023 में नीता अंबानी को ग्लोबल लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा दिया गया है। देखिए नीलाऊ कुचिदा सिम्हगल लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ की आत्मकथा है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? तो फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियर और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IET द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज को। दोस्तों ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, उनकी खोज के लिए फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है।
अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? तो अशोक गाडगिल को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया गया है। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गिरीश दत्त शुक्ला। कोल्ड ब्लडेड लव ये नव प्रकाशित पुस्तक है, इसके लेखक हैं गिरीश दत्त शुक्ला। अगला है द डे आई बिकम ए रनर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सोहिनी चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? तो ये लीना कुमार की पुस्तक है। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को। और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन यानी IDF के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDF के निदेशक मंडल में मीनेश शाह जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के, इनको शामिल किया गया है। और अगले प्रश्न पर आते हैं, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मृदुल को। और देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो ये अटारी बाघा सीमा पर। अगला है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन जर्मनी में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 32वां सरस्वती सम्मान किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो शिव शंकरी को। और उन्हें ये पुरस्कार उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। अगला है यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? महसा अमीनी को। और ये महसा अमीनी ईरान की नागरिक थीं। अगला प्रश्न है, व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि राव को। वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो श्रेया धर्मराजन को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तो याद रखिएगा, तेज नारायण बनैली महाविद्यालय भागलपुर में जो है मीठा बांस तैयार किया गया है। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? तो ये हैं सारा सनी। ये सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में 1 से 5 दिसंबर 2023 के बीच 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 7-8 अक्टूबर 2023 को देहरादून उत्तराखंड में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये डॉक्टर बलराम भार्गव गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, भारत की पहली कानून प्रवर्तक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों यानी CISO की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साइबराबाद हैदराबाद में। और दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दिव्यांगों के लिए और दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के पहले सोलर रोप साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। और विश्व सड़क कांग्रेस यानी वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया?
चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में विश्व सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो अक्टूबर 2023 में CS लक्ष्मी अंबाई के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई या किसे दिया गया है? तो नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये रूई सिक्यांग झांग को दोस्तों गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। और देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है? तो केटालिन कॉरिको हंगरी के और ड्रू विसमैन अमेरिका के जो है वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? तो ये हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। और किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये है झाड़ू दान पहल। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला है बोरलाग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक को बोरलाग फील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री को, और इस फेलोशिप का नाम है ली कुयान यू एक्सचेंज फेलोशिप। अगला है पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो 17 सितंबर 2023 को काजी फैज ईसा ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। और इस वीडियो का यानी करेंट अफेयर्स के संक्षिप्त संकलन का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया था? तो ये चेतना मारू के उपन्यास को, जो कि भारतीय मूल की लेखिका हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2024 के अति महत्वपूर्ण घटनाओं का करेंट अफेयर्स, और इसमें केवल उन महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को शामिल किया गया है जिन पर आपको विशेष फोकस करना है। और ये आपके जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में आयोजित की जाने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ से 15 से 20 प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। विशेष रूप से ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के साथ UPPCS प्रारंभिक परीक्षा, UPSSS यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और MPPCS द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।